नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ अनोखी हत्या नॉवल का पार्ट 11। इसके बाकी के 10 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अनोखी हत्या नॉवल का पार्ट 11। मैं मरना नहीं चाहता भाई, वो किसी हारे हुए शख्स की तरह बोला। ई भयल न बात, चला बैठा गाड़ी में। उसने एक लंबी आह भरी और कार में सवार हो गया। दोनों उसके आजू बाजू बैठ गए तो ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। लगभग 1 किलोमीटर आगे जाते ही उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। उनकी इस हरकत से वो तनिक आश्वस्त हुआ। उनका इरादा कम से कम उसकी जान लेने का नहीं था। यकीनन वे लोग किसी के पिट्ठू थे जिसके आगे उसे पेश किया जाना था। किसके? चंद्रप्रकाश तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो खुद उससे मिलने जा रहा था। मगर ये बात भी अपनी जगह कायम थी कि चंद्रप्रकाश के अलावा उसके वाराणसी आने की खबर और किसी को नहीं थी। किसी ऐसे शख्स को तो हरगिज नहीं थी जो उसे सरेराह अगवा कर लेने की कुव्वत रखता हो। कुछ क्षण तक उसने अंदाजे से रास्ते का हिसाब रखने की कोशिश की, मगर जल्दी ही गड़बड़ा गया। 20 मिनट के भीतर कार ने इतने टर्न लिए कि उसके लिए उसका हिसाब रख पाना मुश्किल हो गया। हार कर आशीष ने उस बात पर दिमाग खपाना बंद कर दिया। तकरीबन 45 मिनट तक कार इधर उधर दौड़ती रही, फिर स्थिर हो गई। लोहे का फाटक खोले जाने की आवाज गूंजी। कार फिर आगे बढ़ी और कुछ मीटर चलने के बाद रुक गई। ड्राइवर ने कार का इंजन बंद कर दिया, लिहाजा मंजिल आ चुकी थी। हम आपको कार से नीचे उतार रहे हैं, थोड़ा फासला पैदल तय करना है। बाईं तरफ बैठा युवक बड़े ही शांत लहजे में बोला। अगर आप आंख की पट्टी खोलने की कोशिश ना करने का वादा करें तो हम आपके हाथ बांधने की जहमत से बच जाएंगे। तुम इत्मीनान रखो, मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं करूंगा। गुड। कार का दरवाजा खुला। दोनों ने दाएं बाएं से उसके बाजू थाम लिए और एकदम सटकर चलने लगे। आगे सीढ़ियां हैं, संभल कर चलिएगा। उसने सहमति में सिर हिलाया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। उस दौरान वो बस यही अंदाजा लगा सका कि सीढ़ियां लोहे की थी और बहुत ही ज्यादा घुमावदार थी। आखिरकार सीढ़ियां खत्म हुई। किसी भारी दरवाजे के खुलने की आहट हुई। फिर कुछ कदम चलकर सब ठिठक गए। उसे एक सोफे पर बैठा दिया गया। कुछ क्षण यूं ही गुजरे। तत्पश्चात उसकी आंखों की पट्टी खोल दी गई। कुछ देर तक आंखों को मिचमिचाकर उसने अपनी बिनाई ठीक की और कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। वो खूब बड़ा किसी महंगे होटल के स्वीट जैसा कमरा था, जिसमें एक तरफ एल आकार में 7 सीटर सोफा सेट रखा हुआ था, जिसमें एल के लिए टर्न लेती सीट पर उसे बैठाया गया था। सामने टेबल पर एक एंट्री कार्ड रखा था, जो अमूमन कीलेस दरवाजों में एंट्री के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। उस पर अंबर होटल रूम नंबर 101 का स्टिकर लगा हुआ था। साथ ही होटल का लोगो बना हुआ था। सामने जो लिकर कैबिनेट दिखाई दे रही थी, उस पर भी अंबर के लोगो वाला स्टिकर चिपका हुआ था। अंबर होटल उसका देखा हुआ था। वो वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के पास बना एक 3 स्टार होटल था। तो क्या वो अंबर होटल की कोई स्वीट में था? अगर ऐसा था तो अपहर्ताओं की पूरी सावधानी धरी की धरी रह गई थी, या फिर वो महज धोखा था। वो धोखा ही था। उसके दिल से आवाज आई। जिन लोगों ने उसे वहां तक लाने में इतनी सावधानी बरती थी, उनसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद करना उसके मन को गवारा नहीं था। यकीनन वो सब सजावटी था, खासतौर से उसे दिखाने के लिए तैयार किया गया था। एल के मोड़ पर आखिरी सीट पर बैठा सफेद सफारी सूट में सजा धजा एक रौबदार चेहरे वाला नवयुवक उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी थी, जो कि एक नजर डालते ही नकली दिखाई देने लगती थी। अपने दाएं हाथ की 5 उंगलियों में वो कोई न कोई रत्न जड़ित अंगूठी पहने था, जबकि दाएं हाथ में सिर्फ एक अंगूठी थी, जिसमें असाधारण रूप से बड़े आकार का हीरा जड़ा हुआ था। कम से कम आशीष को तो वो हीरा ही जान पड़ा। सफारी सूट वाला कुछ देर तक उसे घूरता रहा, सिर से पांव तक उसका मुआयना करता रहा। इसके बाद सेंटर टेबल पर रखे बॉक्स को खोलकर उसकी तरफ बढ़ाया। बॉक्स के भीतर 6 सिगार रखे हुए थे। वो किस ब्रांड के थे और उनकी कीमत क्या थी, इसका अंदाजा आशीष नहीं लगा सका। शुक्रिया, इतने महंगे शौक पालने की हैसियत नहीं है मेरी, प्रत्यक्ष वो बोला। अलबत्ता सिगरेट सुलगाने की इजाजत हो तो गो अहेड। शुक्रिया। आशीष ने एक सिगरेट और सफारी सूट वाले ने सिगार सुलगा लिया। नाम क्या है तुम्हारा? वो गंभीर लहजे में बोला। कमाल है, नाम जाने बिना ही उठवा लिया।
स्पाइस जेट के रिकॉर्ड के मुताबिक तुम्हारा नाम आशीष गौतम है। अगर ये नाम सही है तो हामी भरो। तुम्हारी जानकारी एकदम दुरुस्त है। अब मैं ये पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि यूं दिन दहाड़े अगवा करके मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? एसडी कार्ड कहाँ है? कैसा एसडी कार्ड? वही जो लड़की के यार विवेक आचार्य ने तुम्हें दिया था। बड़ी मुश्किल से आशीष ने आश्चर्य के भावों को अपने चेहरे पर प्रकट होने से रोका। कौन लड़की? किसकी बात कर रहे हो? तुम खूब समझ रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, इसलिए अनजान बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारा इशारा संजना शुक्ला की तरफ है तो यकीन जानो मेरी उससे कोई वाकिफियत नहीं। हमें मालूम है, मगर वो वकील का घोड़ा तो तुम्हारा जिगरी है और ये बात हम तुमसे पूछ नहीं रहे बल्कि बता रहे हैं। वो तो खैर मैं मानता हूं कि है, मगर एसडी कार्ड वाली बात अभी भी मेरी समझ से परे है। अगर ऐसा कोई कार्ड विवेक के पास था भी तो वो मुझे क्यों देगा? क्योंकि वाराणसी में तुमने उस कार्ड का किसी के साथ सौदा करना है, जिसे अंजाम देने के लिए ही तुम आज यहाँ पहुंचे हो। कहकर वो पल भर को रुका, फिर उंगलियों में फंसे सिगार का गहरा कश लेकर समझाने वाले अंदाज में बोला, देखो, कार्ड तो हम तुमसे मुफ्त में भी हासिल कर सकते हैं, मगर मैं मिल बांट कर खाने में यकीन रखता हूँ। संजना से उस बाबत हमारा सौदा 2 लाख में हुआ था। वो पेमेंट मैं अभी तुम्हारे हवाले करता हूँ। कहकर उसने अपने आदमियों की तरफ देखा तो उनमें से एक भीतरी कमरे में जाकर एक लिफाफा उठा लाया। बॉस ने उस लिफाफे को सेंटर टेबल पर पलटा तो 500 के नोटों की 4 गड्डियां बाहर निकल आई। कार्ड हमारे हवाले करो, पेमेंट उठाओ और यहां से चलते बनो। मेरे पास कार्ड नहीं है, ना ही मैं ऐसे किसी। दूसरी पार्टी ज्यादा देरी है तो साफ बोलो। आशीष ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अब बोलो, अपना खाना खराब कराए बिना वो एसडी कार्ड हमें सौंपते हो या हम जबरन हासिल करने का इंतजाम करें? जबरन ही ले लो, कम से कम तब तुम्हें इस बात की तसल्ली तो हो जाएगी कि तुमने एक गलत आदमी को पकड़ा है। तुम्हारी मर्जी। कहकर उसने वहां खड़े अपने आदमियों को कोई इशारा किया। जवाब में दोनों आगे बढ़कर उसके कपड़ों की तलाशी लेने लगे। कार्ड बरामद नहीं हुआ तो रिवॉल्वर की नोक पर उसका सूट उतरवाकर उसके बखिए उधेड़ दिए गए। उसकी बनियान और अंडरवियर तक को टटोल कर देखा गया। आखिरकार उसे वापस कपड़े पहनने की इजाजत दे दी गई। आशीष को याद नहीं आ रहा था इससे पहले भी कभी कोई उसके साथ यूं पेश आया हो। मन ही मन खून का घूंट पीते हुए उसने अपने कपड़े वापस पहन लिए। बैठ जाओ, हुक्म हुआ। वो बैठ गया। एसडी कार्ड कहाँ है? फिर वही सवाल। अब कहीं नहीं है। पहले कहाँ था? मेरे पास, जिसे मैंने एयरपोर्ट पर कॉफी के साथ निगल लिया था। चाहो तो मेरा पेट फाड़ कर निकाल लो, और किसी तरीके से तो कार्ड तुम्हें मिलने से रहा। मस्खरी का नतीजा जानते हो? जानता हूं, तभी अभी तक जब्त किए हुए हूं, बावजूद इसके कि मेरा पाला ऐसे अहमकों से पड़ा है जिनके दिमाग का अक्ल वाला पोर्शन एकदम खाली है। एयरपोर्ट से बाहर कदम रखते ही तुम्हारे आदमियों ने मुझे अपने काबू में कर लिया था। ऐसे में कार्ड जैसी कोई अफलातूनी चीज मेरे पास थी भी तो मैंने उसे कहाँ गायब कर दिया? सर, खुरदरे चेहरे वाला बोला। एयरपोर्ट पर ये एक अधेड़ उम्र के शख्स से बहुत खुट कर बातें कर रहा था। अब कहाँ है वो? वो तो चला गया। जवाब में वो अपनी जगह से उठा और इतनी जोर से उसके गाल पर तमाचा मारा कि युवक फिरकनी की तरह घूम गया। कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। मैं पूछता हूँ, बुड्ढे को इसके साथ क्यों नहीं उठा लाए? सालो, वो क्या तुम्हारा बाप लगता था? कमरे में पिन ड्रॉप सन्नाटा फैल गया। इसने जरूर कार्ड उस बुड्ढे को दे दिया होगा। दूसरी पार्टी की तरफ से वही आया होगा सौदा करने। फिर वो आशीष से मुखातिब हुआ। तो तुमने कार्ड उस बुड्ढे को दे दिया? नहीं, क्योंकि यही बात है, वो पुरजोर लहजे में बोला, और कोई तुम्हारे आसपास भी नहीं फटका था। फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? क्यों तुम मेरी मिट्टी पलीत करने पर उतारू हो? क्योंकि हम पक्की जानकारी चाहते हैं। अगर वो कार्ड तुमने बुड्ढे को सौंप दिया है तो साफ बोलो, ताकि तुम्हारा पीछा छोड़कर हम उससे वो कार्ड हासिल कर सके। मेरी बात पर यकीन कर लोगे? पता नहीं, फिर भी सुन लो। सच्चाई ये है कि मैं ऐसे किसी कार्ड के वजूद से वाकिफ नहीं हूँ। विवेक आचार्य ने मुझे कुछ नहीं सौंपा था। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ जो यहाँ संजना शुक्ला की मौत के सिलसिले में उसके घर वालों से कुछ पूछताछ करने आया है, ना कि किसी अफलातूनी कार्ड का सौदा करने। यकीन कर सकते हो तो करो, यकीन ना आए तो भाड़ में जाओ। फ्रेंच कट दाढ़ी वाले ने, जो कि उनका सरकना जान पड़ता था, कुछ क्षण उस बात पर विचार किया, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वापस भिजवाने का इंतजाम करता हूँ। शुक्रिया। आशीष ने चैन की सांस ली। अब इजाजत हो तो एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। पूछो। लड़की का कत्ल क्यों करवाया? क्या महज उस एसडी कार्ड की खातिर, जिसे पाने को तुम इस वक्त भी तड़पते जान पड़ते हो? उसके कत्ल से हमारा कोई लेना देना नहीं।
इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे लिए ही काम कर रही थी। कार्ड में जो डेटा मौजूद है उसे हासिल करने के लिए हमने ही संजना को अप्रोच किया था। उस बाबत जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, लड़की से हमारा 2 लाख में सौदा हुआ था। कमाल है, अभी घंटा भर पहले तुम्हारा ये आदमी आशीष ने वहां खड़े युवक की तरफ इशारा किया। खुलेआम इस बात को कबूल करके हटा था कि संजना शुक्ला को जहर इसने दिया था। फौरन उसकी निगाहें युवक पर जम गई। ये रिवॉल्वर का खौफ खाने को तैयार नहीं था। युवक सफाई देता हुआ बोला, कहता था एयरपोर्ट पर गोली चलाने की हमारी मजाल नहीं हो सकती। तब इसे डराने के लिए मैंने वो बात यूं ही कह दी थी। इसके बाद ये गाड़ी में बैठने को राजी हुआ था। जवाब मिल गया तुम्हें? हाँ मिल गया, और शुक्र है वक्त रहते मिल गया, वरना तो मैं तुम्हारे इस आदमी के क्रियाकर्म की तैयारी करने भी लगा था। जवाब में उसने घूर कर आशीष को देखा, मगर इस बार वो जरा भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि इतनी देर में वो समझ चुका था कि उसके सामने मौजूद लोगों के मन में उसके अहित की कोई भावना नहीं थी। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए और मैं तुम्हें गोली मारने का हुक्म दे दूं, दफा हो जाओ यहां से। तुम अपने हाथों को तकलीफ मत दो, मैं अभी दफा हो जाता हूं। वो उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों पर दोबारा पट्टी बांध दी गई। नीचे पहुंचकर उसे कार में धकेल दिया गया। आती बार की तरह इस बार भी दोनों युवक उसके आजू बाजू बैठ गए। तकरीबन आधे घंटे बाद कार रुकी। युवक ने हाथ थामकर उसे बाहर निकाला और एकदम से आगे को धक्का दे दिया। वो मुंह और घुटनों के बल सड़क किनारे बने फुटपाथ पर गिरा। उसका थुथन फर्श से टकराया। तेज दर्द का एहसास हुआ, मगर वो वक्त दर्द पर ध्यान देने का नहीं था। उसने फौरन अपनी आंखों की पट्टी खोली और उस ओर निगाह दौड़ाई जिधर कार ने गया होना था, मगर तत्काल कुछ देख पाने में सक्षम नहीं हो सका। कुछ देर तक उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आता रहा। आंखों का फोकस ठीक होते ही आधा मिनट गुजर गया। तब सड़क पर इतनी कारें गुजरती दिखाई दी, अगर वो कार उनमें मौजूद भी होती तो उसे शॉर्ट आउट कर पाना संभव नहीं था। उसने दर्द को पीने की कोशिश करते हुए अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी, रुमाल निकालकर चेहरा साफ किया, फिर नाक पर लगी चोट का मुआयना करने के लिए मोबाइल बाहर निकाला। मोबाइल का स्क्रीन लॉक हटाते ही वो अपना सारा दर्द भूल गया। जीपीएस जिसे एयरपोर्ट पर वो बंद करना भूल गया था, उसमें वो तमाम रूट दिखाई दे रहे थे जहां जहां से होते हुए अपरताओं की कार गुजरी थी। उसने जूम करके सारे रूट का मुआयना करना शुरू किया तो पता चला कि एयरपोर्ट से वाराणसी लखनऊ हाईवे पर चलते हुए पहले जमालपुर, फिर हरुआ, वहां से बजिया, बजिया से वापस हरुआ ले जाया गया था और वहां से फिर वापस जमालपुर लाकर उसे कार से बाहर धकेल दिया गया था, जहां की इस वक्त वो खड़ा था। पूरे रूट पर जब उसने गौर किया तो पाया कि उसे हरुआ में उसे काशी कृषक इंटर कॉलेज के पीछे ले जाया गया था। उसके अलावा ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां उन लोगों ने मुख्य सड़क छोड़ा हो। उसे यकीन हो गया कि उसकी मंजिल हरुआ ही थी। पुरानी कहावत है कि किस्मत खराब हो तो ऊंट पर सवार आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। उनकी सारी सावधानी धरी की धरी रह गई थी। खुद को पर्दे के पीछे रखने की तमाम कोशिश बेकार साबित हुई थी। एयरपोर्ट से सरेआम उसे अगवा करके उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। ऐसा आनन फानन में शायद इसलिए किया गया था क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके हाथ लगने से पहले ही वो उस एसडी कार्ड का सौदा मुकम्मल ना कर बैठे। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें न सिर्फ उसकी मूवमेंट की जानकारी थी, बल्कि वे लोग विवेक आचार्य के नाम तक से वाकिफ थे। विवेक आचार्य के मुंह से ऐसे ही किसी कार्ड का जिक्र सुनकर उसने कान से मक्खी उड़ाई थी, मगर मौजूदा हालात में उससे ऐसा करते नहीं बना। तो क्या सचमुच संजना शुक्ला ने अपने ऑफिस में किसी चोरी को अंजाम दिया था? क्या वो चोरी ही उसकी मौत की वजह बनी थी? पता नहीं क्या गोरख धंधा था। आखिर उसने एक राह चलते टेम्पो को हाथ देकर रुकवाया और उसमें सवार हो गया। काशी कृषक इंटर कॉलेज हरुआ के सामने पहुंचकर उसे टेम्पो का भाड़ा चुकता किया, फिर नीचे उतर गया। कॉलेज के ठीक पीछे एक 3 मंजिला बंगला बना हुआ था। आसपास 3-4 घर और थे, मगर कमरे की जो भीतरी साज सज्जा उसने देखी थी, वैसा कोई कमरा उस फैंसी मकान में ही हो सकता था, जहां गेट पर चौकीदार के लिए एक केबिन तक मौजूद था। गेट खोलो। वो गेट के सामने पहुंचकर बड़े ही रोबीले स्वर में बोला, किससे मिलना है? साहब से। उनका एक खास सामान है मेरे पास जो उन्हें फौरन हैंडओवर करना जरूरी है। वर्मा साहब का? क्यों भाई, यहाँ क्या 10 साहब है तुम्हारे? वो झल्ला कर यूं बोला जैसे वर्मा का उसके साथ रोज का उठना बैठना हो। उसकी झल्लाहट का गहरा प्रभाव पड़ा। चौकीदार ने फौरन गेट खोल दिया। नीचे मिलेंगे या ऊपर जाना पड़ेगा? मेरे ख्याल से तो नीचे ही होंगे, भीतर जाकर पता करना, कहकर उसने दोबारा गेट बंद कर दिया। आशीष आगे बढ़ा तो उसका ध्यान वहां खड़ी ब्लू कलर की नेक्सन पर अटक कर रह गया। कार एकदम नई नकोर दिखाई दे रही थी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो चौकीदार को अपनी तरफ पीठ किए केबिन में बैठा पाया।
अलबत्ता वो ये नहीं देख सका कि उस दौरान चौकीदार इंटरकॉम पर किसी से बातें कर रहा था। उसने कार के दरवाजे का हैंडल ट्राई किया तो उसे खुला पाया। वो पूरी खामोशी से कार के भीतर सरक गया। 1 मिनट के भीतर उसने कार की तलाशी ले डाली, मगर कोई खास चीज वहां से बरामद नहीं हुई। ग्लव बॉक्स में मौजूद कार की आरसी के मुताबिक वो कार किसी रजत कुमार तिवारी के नाम से रजिस्टर्ड थी। कार की चाबी वही इग्निशन में लगी हुई थी। उसने चाबी निकालकर अपनी जेब में रख ली, फिर एक बार गार्ड की दिशा में देखा और बिना आवाज किए कार से बाहर निकल आया। बंगले का दरवाजा उसे बंद मिला। आगे बढ़कर उसने दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजा खोले जाने का इंतजार करने लगा, जो अपेक्षाकृत ज्यादा देर से खुला। खुले दरवाजे पर एक युवती प्रकट हुई, जिस पर निगाह पड़ते ही आशीष थमक कर रह गया। युवती बेहद खूबसूरत थी, मगर उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसका छरहरा बदन आकर्षित कर रहा था। कद उसका किसी भी हाल में 5.5 फीट से कम नहीं था। वो जीन्स की पैंट और खूब बड़े गले का टॉप पहने थी। कानों में उसने प्लास्टिक की बड़े आकार वाली बालियां लटका रखी थी। बाल उसके स्याह काले थे, जो कि उसने पोनीटेल की सूरत में बांध रखे थे। सूरत पर बच्चों जैसी चंचलता थी और उम्र किसी भी सूरत में 23 से ज्यादा नहीं थी। हेलो, वो खनकते स्वर में बोली। भाई से मिलने आए हो? मैं उनसे भी मिलने आया हूं। पहले किसी और से भी मिलना है? मिल तो रहा हूं, समझ लो तुमसे मिलने की खातिर तुम्हारे भाई से मिलने का बहाना बनाया। तुम्हें पता था हम यहां मिलेंगे? कैसे पता होता, भले ही हमारा जन्म जन्म का साथ हो, मगर इस जन्म में तो पहली बार आज ही मिल रहे हैं। तभी कहूं, तुम हमारे यहाँ मौजूदगी के बारे में कैसे सोच सकते हो? तुम कहीं और रहती हो? जाहिर है, आज तो बस इत्तेफाक से खबर लग गई कि भैया आए हुए हैं, तो हम उनसे मिलने यहाँ चले आए। तुम्हारा मतलब है तुम्हारे भैया भी यहाँ नहीं रहते? नहीं, हम लोग पटना के रहने वाले हैं। यहाँ हम BHU से पढ़ाई कर रहे हैं। वही कैंपस एरिया में सरस्वती हॉस्टल में रहते हैं। पापा ज्यादातर दिल्ली में रहते हैं, भैया भी उनके साथ ही रहते हैं। हमारा ये बंगला तो अक्सर खाली ही रहता है। फिर घर से इतनी दूर ये बंगला बनवाने का क्या मतलब? पता नहीं, शायद बिजनेस की वजह से पापा ने ले रखा होगा। अक्सर बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में उनका यहाँ आना होता ही रहता है। क्या बिजनेस है उनका? RM फार्मास्यूटिकल्स का नाम सुना है कभी? खूब सुना है, वो भरसक अपनी हैरानी दबाता हुआ बोला। दवाइयों की बड़ी कंपनी है, जो अभी 3-4 साल पहले ही वजूद में आई है। तुम्हारी सिर्फ आधी बात सच है। RM फार्मा 3-4 साल नहीं बल्कि 10 साल पुरानी है, और हमारे डैडी RM फार्मा के सोल ओनर हैं। फिर तो बड़े रईस आदमी हुए तुम्हारे डैडी। है तो कुछ ऐसा ही। तुम्हारा नाम जानने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? जरूर कर सकते हो। मुझे सैलजा कहते हैं, सैलजा वर्मा। मिलकर खुशी हुई मिस सैलजा वर्मा। जवाब में वो बड़े ही शिष्ट ढंग से मुस्कुराई। ये रजत तिवारी कौन है? उस सवाल पर युवती एकदम से हड़बड़ा सी गई, फिर जल्दी से संभलती हुई बोली, कौन रजत तिवारी? हमने ये नाम कभी नहीं सुना। बाहर खड़ी नेक्सन जिसकी है। अच्छा, उस वजह से पूछ रहे हो? वो तो हमारे भाई के किसी दोस्त की है। मैंने सोचा तुम्हारे भाई की है। नहीं, भैया के पास तो ऑडी है। अभी ड्राइवर को उन्होंने किसी काम से भेजा है, इसलिए यहाँ खड़ी दिखाई नहीं दे रही। जाओ मिल लो भाई से, वो ऊपर सीढ़ियों के एकदम सामने वाले कमरे में है। वो वार्तालाप की समाप्ति का स्पष्ट इशारा था। सहमति में सिर हिलाता आशीष सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। गोल गोल घूमती सीढ़ियों के रास्ते वो पहली मंजिल पर पहुंचा। वहां सामने के कमरे से लोगों के बातचीत करने की आवाजें आ रही थी। आगे बढ़ने से पहले वो सिर्फ एक बार हिचकिचाया, फिर दरवाजे पर दस्तक दे दी। कमिंग, भीतर से उस स्वर में कहा गया। वो दरवाजा धकेलता हुआ भीतर दाखिल हुआ। पहले वाली तमाम सूरतें वहां मौजूद थी। आशीष पर निगाह पड़ते ही तीनों चौंक से पड़े, मगर आशीष को उनका यूं चौंकना जाने क्यों सरासर बनावटी महसूस हुआ। माफ करना दोस्तों, मेरा लाइटर नहीं मिल रहा था। मुझे लगा यहीं रह गया होगा, इसलिए वापस आना पड़ा। उम्मीद है तुम लोगों को बुरा नहीं लगा होगा। तत्काल वहां बैठे चितकबरे चेहरे वाले युवक के हाथ में रिवॉल्वर दिखाई देने लगी। वो अपनी जगह से उठकर आशीष की तरफ बढ़ा। तुझे क्या लगता है? आशीष तिक्त स्वर में बोला। मैं इतना बड़ा अहमक हूं कि मैंने तेरे इस एक्शन का या ऐसे ही किसी दूसरे संभावित हमले के बारे में नहीं सोचा होगा? या फिर तुझे लगता है कि मुझे जान देने का शौक है, जो तुम लोगों से मिलने यूं ही चला आया? विनायक, बॉस का स्वर गूंजा। वापिस अपनी जगह पर बैठ जा। मगर वर्मा साहब, सुना नहीं तूने? इस बार उसके स्वर में कोड़े जैसी फटकार थी। चितकबरा ठिठक गया, फिर कसमसाता हुआ वो वापिस जाकर अपने पहले वाली जगह पर बैठ गया। आओ रिपोर्टर साहब, बॉस उसे घूरता हुआ बोला। आओ,
आराम से बैठ जाओ। आशीष आगे बढ़कर सोफे पर बैठ गया। इजाजत हो तो एक सिगरेट सुलगा लूं? जरूर। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकालकर एक सिगरेट सुलगाया, फिर गहरा कश लेकर नाक से धुआं उगलता हुआ बोला, हैरान तो जरूर हो रहे होगे तुम लोग। कुछ खास नहीं, आखिर तुम नामचीन जर्नलिस्ट हो। तुम्हारा यहाँ पहुंच जाना इस बात का सबूत है कि तुम्हारा वो नाम बेवजह नहीं है। अगर ये तारीफ है तो शुक्रिया। मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गए। बस इतना बता दो कि यहाँ क्यों आए हो। तुम चाहते तो पुलिस के साथ आ सकते थे, हमें गिरफ्तार करवाने की कोशिश कर सकते थे। पुलिस को मेरी यहाँ आमद की खबर है, मगर अभी मैंने उन लोगों को असल किस्सा नहीं बताया है। क्यों? क्योंकि पुलिस मुझे वो 20,000 रुपए नहीं देने वाली जो यहाँ से जाते वक्त मैं तुमसे लेकर जाऊंगा। तुम पागल हो? नहीं, मगर जरा सोचो, अगर मैंने पुलिस को तुम्हारी खबर कर दी होती तो क्या होता? कुछ खास नहीं। तुम 7 जन्मों में भी किडनैपिंग वाली बात साबित नहीं कर पाते। ऊपर से तुम्हें अंदाजा तक नहीं है कि तुम किसके सामने बैठे हो और मेरी पहुंच कहां तक है। पुलिस की मजाल नहीं होती तुम्हारी बकवास पर यकीन करके मुझ पर हाथ डालने की। ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे 1,00,000-2,00,000 की चपत लगवा सकते थे, जो कि पुलिस को चढ़ावे में देना पड़ता, मगर वो मेरे लिए मामूली रकम होती। 1,00,000 या 2,00,000, कुछ भी। अलबत्ता मेरा ख्याल है 1,00,000 रुपए में बात बन जाती। गुड। अब उस 1,00,000 का 20% मेरे हवाले करो और समझ लो हम दोनों कभी नहीं मिले थे। जवाब में वहां बैठे रजत वर्मा के अलावा बाकी दोनों लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े। पागल हो गया है ये, हमको ब्लैकमेल करेगा। तुम्हारी लाश का भी पता नहीं लगने देंगे हम, चितकबरा कहर भरे स्वर में बोला। तो क्या जवाब है तुम्हारा? आशीष उसकी बात को नजरअंदाज करके बोला। कुमार, इसे 20,000 रुपए दे दो। सुनकर सब हक बकाकर बॉस की शक्ल देखने लगे। फिर वहां मौजूद दूसरा युवक उठकर भीतरी कमरे की ओर बढ़ गया। पता नहीं उसका नाम ही कुमार था या फिर वो उसका सरनेम था। थोड़ी देर में उसने 500 के नोटों की सूरत में 20,000 रुपए लाकर मुझे थमा दिया और वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब तुम जा सकते हो। बिल्कुल जा सकता हूं, मगर उससे पहले कुछ जानना चाहता हूं, ऐसी बात जिसमें तुम लोगों का भी भला छिपा हुआ है। क्या चाहते हो? जिस एसडी कार्ड को हासिल करने के लिए तुम मरे जा रहे हो, उसके भीतर मौजूद कंटेंट के बारे में बताओ। क्या पता वो किसी तरह मेरे हाथ लगी जाए। केवल एक क्षण को रजत वर्मा के चेहरे पर विचारपूर्ण भाव आए, फिर किसी ठोस नतीजे पर पहुंचता हुआ बोला, काफी लंबे अरसे से स्टार फार्मास्यूटिकल्स एक ऐसी दवा पर काम कर रही थी जिससे HIV पॉजिटिव मरीज को ठीक भले ही ना किया जा सके, मगर उसकी वजह से होने वाली उसकी मौत को रोका जा सकता है। दवाई का फॉर्मूला तैयार हो चुका था, मगर अभी वो जांच के दौर से गुजर रही थी। हमारी कंपनी को जैसे ही इसकी खबर लगी, हमने उनके लैब का कोई आदमी फोड़ने की कोशिश शुरू कर दी, ताकि टेस्ट के बाद जो ही उस दवाई का निर्माण शुरू होता, उसका फॉर्मूला हासिल करके हम उनसे पहले उस दवाई को मार्केट में उतार देते। आखिरकार संजना शुक्ला को हमने इस काम के लिए राजी कर लिया। उससे भी खास बात यह रही कि वो जल्द ही अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। उसने लैब इंचार्ज के कंप्यूटर से वो फॉर्मूला किसी SD कार्ड में कॉपी कर लिया था, मगर इससे पहले कि वो SD कार्ड दिल्ली में हमें सौंप पाती, उसे अपनी कजन की मौत की खबर लगी और वो आनन फानन में दिल्ली से बनारस पहुंच गई, जहां से वापसी में स्टार फार्मा के किसी खास आदमी ने उसे मौत का रास्ता दिखा दिया। इतनी बड़ी कंपनी भला किसी के खून से हाथ क्यों रंगेगी? क्यों भाई, हम क्या कोई कम बड़ी कंपनी है? मगर फिर भी उठा लिया ना तुम्हें एयरपोर्ट से। अगर हमें यकीन होता कि कार्ड तुम्हारे पास है तो क्या हम तुम्हें टॉर्चर करने से बाज आ जाते? या हमारे किसी एम्प्लॉय ने संजना जैसी हरकत की होती तो हम क्या उसकी आरती उतार रहे होते? मगर कत्ल वाली कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। किसे बहला रहे हो भाई? अगर तुम्हें उसके कत्ल का यकीन नहीं होता तो तुम इस वक्त बनारस में नहीं होते। लेकिन कत्ल का कोई तरीका भी तो दिखाई दे। नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो कोई आम कत्ल नहीं था। उसे मारने के लिए रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया गया था। उस बाबत मेरी अपनी कंपनी के कुछ साइंटिस्ट से बात हुई थी। उन्होंने ढेरों ऐसी चीजों को मिलाकर मिक्सचर बनाने की विधि सुझा दी जो इंसान के पेट में पहुंचने के घंटों बाद असर करते हैं, और उनका जो मिला जुला सिम्टम सामने आता है उसे देखकर दुनिया का हर डॉक्टर यही कहता है कि मौत साइनाइड की वजह से हुई है। तो तुम ये मानते हो कि संजना शुक्ला का कत्ल उसकी कंपनी का कारनामा है? ना मानने वाली कोई वजह नहीं है। वो काम स्टार फार्मा के अलावा किसी का हो ही नहीं सकता। जब इतनी जानकारियां रखते हो तो गीता अरोड़ा के नाम से भी जरूर वाकिफ होगे। ये भी जानते होगे कि उसका कत्ल भी एन संजना वाले पैटर्न पर किया गया था। हाँ, जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि गीता अरोड़ा के कत्ल के पीछे भी स्टार फार्मा के लोगों का ही हाथ था। गीता की उनसे क्या दुश्मनी थी?
मेरे ख्याल से वो असलियत भांप गई थी, इसलिए उसका मुंह बंद करना उनके लिए जरूरी हो उठा था। या फिर उसे इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो संजना की खास सहेली थी। कंपनी को इस बात का शक रहा हो सकता है कि संजना ने उसे डेटा चोरी के बारे में बताया हो सकता है। कम से कम तुम्हारी इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि मौत से पूर्व गीता अरोड़ा ने विवेक आचार्य को बताया था कि संजना की मौत सिर्फ और सिर्फ दुर्घटना थी। तुम्हारा दोस्त झूठ बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसका मुंह पकड़ने के लिए गीता अब इस दुनिया में नहीं है। वो झूठ क्यों बोलेगा? इसलिए क्योंकि स्टार फार्मा की खातिर दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतारने वाला वो खुद है। अब तुम बेसिर पैर की उड़ा रहे हो। अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जाकर अपने वकील दोस्त से पूछो कि संजना शुक्ला की मौत से महज 4 रोज पहले वो स्टार फार्मा के ऑफिस में क्या कर रहा था। कौन कहता है कि वो संजना की मौत से पहले स्टार फार्मा के ऑफिस गया था? उसी से पूछना, तुम्हारा दोस्त है, उम्मीद है तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, वो उठकर खड़ा हो गया। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। बंगले के बाहर निकलते वक्त उसने नेक्शन की चाबियां दरवाजा खोलकर पैसेंजर सीट पर रख दी, फिर बंगले का दरवाजा खुलवाकर बाहर निकल गया। अभी वो मुख्य सड़क पर पहुंचा ही था कि पीछे से किसी कार का हॉर्न बजा। पूरी सड़क खाली थी, कार वाला बड़ी आसानी से उसके बगल से गुजर सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कार का हॉर्न फिर बजा, इस बार कई बार बजा। आखिरकार झुंझलाते हुए उसने पीछे घूमकर देखा। उसके पीछे बंगले में खड़ी नेक्सन चली आ रही थी। ड्राइविंग सीट पर शैलजा वर्मा बैठी हुई थी। दोनों की निगाहें मिली तो शैलजा ने उसे कार के भीतर आने का इशारा किया। आशीष एक क्षण को हिचकिचाया, फिर पैसेंजर साइड का दरवाजा खोलकर उसके पहलू में बैठ गया। कुछ कहना चाहती हो? इस बात का जवाब मुश्किल है। उसने क्षण भर को अपनी निगाहें आशीष के चेहरे पर टिका दी। तुम कॉफी पीना पसंद करोगे? कॉफी? आशीष के जहन में एक बार फिर संजना शुक्ला का चेहरा नाच उठा। हाँ, क्यों नहीं। कॉफी के नाम पर तुम चौंक क्यों गए? कुछ नहीं, बस यूं ही, वो लापरवाही से बोला। शैलजा ने तत्काल कार आगे बढ़ा दी। 20 मिनट बाद वे दोनों वाराणसी सिटी के भीतर JHV मॉल के कैफे कॉफी डे में आमने सामने बैठे कॉफी का आनंद ले रहे थे। अब बताओ क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। उसने फौरन जवाब नहीं दिया। कुछ क्षण तक आंखों ही आंखों में उसे तौलती रही, फिर अपने सिर को हल्का सा झटका दिया, जैसे अभी अभी कोई फैसला लेकर हटी हो। तुम भाई या डैडी के लिए कोई काम कर रहे हो? नहीं, तुम्हारे भाई से आज मैं पहली बार मिला हूं, और तुम्हारे डैडी का तो मुझे नाम तक नहीं मालूम। फिर 100 बातों की एक बात यह है कि मैं खबरदार का 24 घंटे का मुलाजिम हूं। किसी और के लिए कोई काम करने का मतलब ही नहीं बनता। ओह, फिर तो बात करना ही बेकार है। तुम जर्नलिस्ट हो, और इस बात का मुझे पता चला तो हमने सहज ही सोच लिया कि तुम भाई का इंटरव्यू लेने आए होंगे। इसलिए उम्मीद थी कि तुम्हारे जरिए हमें कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब हासिल हो जाएंगे। जानना क्या चाहती हो? मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारे मतलब की जानकारी कहीं और से ढूंढ निकालूं। इस बार भी उसने फौरन जवाब देने की कोशिश नहीं की। वो कुछ क्षण उस बात पर विचार करती रही। चेहरे पर उभरते भाव जाहिर करते थे कि वो किसी पेशोपेश में पड़ी हुई थी। उस दौरान आशीष खामोशी से कॉफी की चुस्कियां लेता रहा। कुछ क्षण यूं ही गुजर गए, फिर शैलजा ने अपने कप से कॉफी का एक बड़ा घूंट भरकर कप टेबल पर रख दिया। हमें लगता है RM फार्मा कोई स्ट्रेट बिजनेस करने वाली कंपनी नहीं है। आशीष ने हैरानी से उसे देखा। लड़की की तरफ से ऐसी किसी बात की उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। पिछले दिनों यूं ही उसने बताना शुरू किया। मैं स्टडी टेबल की दराजों में ताक झांक कर रही थी। वहां से एक पॉकेट डायरी मेरे हाथ लगी, जिसमें कई लोगों के नाम और फोन नंबर दर्ज थे। हैरानी की बात यह थी कि उनमें कई नाम और नंबर मोस्ट वांटेड अपराधियों के थे। उन नामों को ध्यान में रखते हुए जब पापा या भाई के बारे में सोचती हूँ तो उनके भीतर मुझे दाऊद इब्राहिम का अक्स दिखाई देता है, सैयद सलाउद्दीन का चेहरा दिखाई देता है, मसूद अजहर और इलियास कश्मीरी के बिम दिखाई देते हैं। तब मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। बड़ी शिद्दत से ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि कहीं मैं पाप की रोटी तो नहीं खा रही। जिस बंगले में मैं रहती हूँ कहीं उसकी नींव में लोगों की लाशें तो नहीं दबी हुई है। जिस कार में मैं सफर कर रही हूँ कहीं उसके नीचे लोगों को रौंदा तो नहीं गया है। हे भगवान, आज के जमाने में भी इतने जज्बाती लोग होते हैं, मुझे यकीन नहीं आता। हम ऐसे ही हैं। जमाना कोई भी हो, आदमियत को जिंदा रखना जरूरी होता है, और हमने अभी तक अपने भीतर के इंसान को मरने नहीं दिया है। ऊपर से उनके एक कारनामे के बारे में तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरों की मेहनत पर हाथ साफ करके मुनाफा कमाना हमारे भाई और बाप दोनों का पसंदीदा शगल बन गया है। मैं कुछ समझा नहीं। छोड़ो उस बात को, तुम हमें ये बताओ
कि उनके बारे में कुछ पता लगा सकते हो या नहीं? लगा सकता हूँ, मगर उससे हासिल क्या होगा? मान लो कल को तुम्हारा शक सही साबित होता है तो क्या करोगी? अपने बाप और भाई को गोली मार दोगी? हाँ, हम मार देंगे, वो दृढ़ स्वर में बोली। उस वक्त उसके चेहरे पर जो भाव थे वो उसके शब्दों से अलग नहीं थे। पता नहीं वो अपने बाप और भाई पर किसी वजह से खुंदक खाए हुए थी या सचमुच उसे गैरकानूनी काम करने वालों से नफरत थी। बहरहाल बात चाहे जो भी रही हो, लेकिन उसकी बात सुनकर आशीष जज्बाती हुए बिना नहीं रह सका। सुनो, मुझे सच में तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता, मगर मैं मालूम करने की कोशिश करूंगा। मीडिया के पास ऐसी बातें जान लेने के अपने सोर्स होते हैं। अगर वाकई में ऐसा कुछ है तो मैं तुम्हें उसकी खबर करूंगा। करना, कहकर उसने आशीष को अपना मोबाइल नंबर नोट करवा दिया। अब हम चलते हैं, तुम कहो तो हम तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दें? नहीं, मैं चला जाऊंगा, शुक्रिया। ओके देन, सी यू। वो सैंडल खटखटाती हुई कैफे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद आशीष ने चंद्रप्रकाश को फोन किया। पता चला वो नारायणपुर में उसका इंतजार कर रहा था। बिल चुकाने के बाद आशीष कैफे से बाहर निकला और एक टैक्सी में सवार हो गया। 1.5 घंटे बाद वो नारायणपुर में चंद्रप्रकाश के सामने उसकी दीदी के घर में बैठा हुआ था। दोनों के सामने कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और एक प्लेट में नमकीन रखी हुई थी। आशीष के हाथों में एक ताजा सुलगाया हुआ सिगरेट था। बातों का सिलसिला जारी था। तो संजना की मौत की बाबत तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है? नहीं है भाई, जिस रहस्य को पुलिस नहीं सुलझा पाई उसका अंदाजा मुझे कैसे हो सकता है? गीता अरोड़ा की मौत के बारे में क्या कहते हो? एन वही बात, मुझे क्या मालूम। सुना है संजना ने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रखा था। ठीक सुना है। कहाँ से लिया था? यहीं से। मेरा एक दोस्त है दयानंद यादव, वो न्यू लाइफ बीमा कंपनी का एजेंट है। उसी ने संजना का बीमा किया था। कोई मेडिकल टेस्ट भी हुआ था? हाँ, हुआ था। टर्म इंश्योरेंस बिना मेडिकल टेस्ट के नहीं मिलता। पॉलिसी कब ली थी उसने? मेरे ख्याल से 2 मार्च को। कमाल है, विवेक आचार्य को तो तुमने बताया था कि संजना 7 मार्च को यहां पहुंची थी। तो दोस्तों, ये था अनोखी हत्या नॉवल का पार्ट 11। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।